चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है शब्द रचना। मैं पवन सर आरबीएस की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो शब्द रचना का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। किस पर हम डिस्कस करेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर उपसर्ग होता क्या है। उप प्लस सर्ग, यानी कि उप का मतलब होता है समीप यानी कि पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। यानी जब कोई शब्द किसी के पास में जा कर के एक नई रचना करता है और उसका अर्थ भी अलग होता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर हम इसे परिभाषा में देखें तो कहने का तात्पर्य है आपका कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आई बात? कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़ करके उसके अर्थ में नवीनता ला दे या परिवर्तन ला दे या उसका अर्थ बदल दे तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय का तात्पर्य होता है नीचे जोड़ा जाना। तो प्रत्यय का अर्थ होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग की मैंने आपको परिभाषा दी है कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद उप का मतलब होता है समीप प्लस सर्ग यानी सृष्टि करना। कहने का तात्पर्य है उप का मतलब होता है पास में, जो पास किसी शब्द के पास में जा करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, एक नए शब्द की सृष्टि कर दे, रचना कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। मोटे तौर पर बस इतना ही जाने रखिएगा कि उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर जोड़ना। उपसर्ग के तात्पर्य हो गया आपका कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे परा उपसर्ग लिया मैंने। क्या लिया? परा। परा जो उपसर्ग है इससे आपको शब्द बनाना है। पेपरों में एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। कुछ चुनिंदा उपसर्ग हैं जो जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है ना, और उर्दू के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। इनमें से आपके पास कोई ऑप्शन दे देगा कि इससे मिलकर के बना है, कौन सा शब्द बना है। ठीक है, तो जैसे मैंने परा उपसर्ग लिया है तो परा उपसर्ग जोड़ करके हम धीन, जैसे पराधीन, क्या बनाया हमने? पराधीन, पराक्रम, पराभूत, पराजय इत्यादि और भी शब्द बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो उपसर्ग कहाँ जोड़ना है? ऊपर, और प्रत्यय कहाँ जोड़ना है? नीचे। ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा देखिए अगला पॉइंट है आपका कि संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या है 22। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। तो संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22। अब इनमें जो संस्कृत के उपसर्ग हैं इनका उपयोग आज के समय में हिंदी भाषा में खूब होता है, तो इसलिए इनको भी हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, आओ, आ, उत, उप, दुह या फिर दुर। दुस, 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 ये संधि होने के कारण दुस हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद नी और निह और निस, क्योंकि व्यंजन संधि में सा का क्या बन जाता? विसर्ग, तो निह या फिर निस। इसके बाद निर, परा, परि, पिर, प्रति, वि, सम, अन और सु। ये संस्कृत के मुख्य 22 उपसर्ग हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, आओ, आ, उत, अप, उप, दु या फिर दुर। ठीक है, इसके बाद दुष और नी, निह और निस, निर, परा, परि, पिर, प्रति, वि, सम, अन और सु। ठीक है, ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं और इनको याद रखिएगा। संस्कृत में जो 22 ही उपसर्ग होते हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। कितनी है? 22। अच्छा, अब जैसे अति से हमें बनाना है कोई भी शब्द,
जैसे हमें क्या करना है, अति से बनाना है, ठीक है। जैसे अति से कोई भी शब्द बनाइए, जैसे बना दो आप अति प्लस अत्याचार, ठीक है। ऐसे आपके शब्द जो हैं संधि होने के कारण अति दिखेगा नहीं, अत्याचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्याचार। तो ऐसे हम शब्द बनाते हैं, यानी अति ऊपर जुड़ा है अत्या, तो अति, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसी प्रकार से अधि, इसी प्रकार से अप, जैसे अधि से बनाना है आपको, अधिकार हो गया, ठीक है। और इसके बाद अनु से बनाना है, जैसे अनुसरण हो गया, अनुमान हो गया। अप से बनाना है, जैसे अपयश हो गया, ठीक है। अभि से बनाना है, अभिमान, तो मान यानी अभि। इतने ये जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग का तात्पर्य होता है ऊपर जुड़कर। कहाँ पर जुड़कर, ऊपर। ये शब्द जो हैं, उपसर्ग जो हैं, वो कहाँ जोड़ी जाती हैं, ऊपर जोड़ते हैं। कहाँ पर जोड़ते हैं, ऊपर। तो ये जो उपसर्ग हैं इनको हम ऊपर जोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, 10। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं बेटा, 10। जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनकी संख्या है 10। आ या फिर अन, अध है, ऊन, औ या औ एक ही है, दू, नी, बिन, भर, कु और सु। देखिए कुछ विद्वान कु और का अलग अलग गिनते हैं और सु का सा ये भी अलग गिना जाता है। तो इस तरह से उनके आधार पर हिंदी में उपसर्गों की संख्या 12 है। लेकिन अगर रियल में वास्तव में देखा जाए तो हिंदी की जो उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है, 10 ही है। कितनी है, 10। अगर 12 तब होगी तब कु का ले लेंगे और सु का सा ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना, चलो अच्छी बात है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम उर्दू के उपसर्ग। कुछ क्या देखेंगे, उर्दू के भी उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 है। कितनी है, 19। जो उर्दू के उपसर्ग हैं उनकी संख्या 19 है। पहला है अल, ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, बा, बद, बर, बा, बिल, बिला, वे, ला, सर, हम और हर। ये आपकी उर्दू के उपसर्ग हो गए, ठीक है। तो मैंने इसमें नोट दिया कि जो उर्दू के सभी उपसर्ग हैं, उर्दू के जितने 19 उपसर्ग हैं, वह सभी उपसर्ग अरबी और फारसी किस भाषा से लिए गए, मैंने लिखा भी है, उर्दू के सभी उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, हिंदी के उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के सभी उपसर्ग जो हैं अरबी फारसी से लिए गए। किस भाषा से लिए गए, अरबी और फारसी से, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 19, और हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 10, और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी, 22, ठीक है। क्लियर हो गया। जिस तरह से इन उपसर्गों को बनाना है, अभी मैं अलग से वीडियो जब आपके क्वेश्चन टाइप में बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से उपसर्ग बनाना है, किस तरह से प्रत्यय बनाई जाती हैं, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिएगा कि उपसर्ग को ऊपर जोड़ना है और प्रत्यय को नीचे जोड़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद प्रत्यय आता है। क्या आता है, उपसर्ग के बाद कौन आता है, प्रत्यय। तो प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक अंश, जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ करके उसके अर्थ में जब परिवर्तन ला देता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपसर्ग में क्या था कि ऊपर जुड़ करके, और प्रत्यय में क्या है, नीचे जुड़ करके। तो जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, क्षमता। तो देखिए अब प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय का तात्पर्य है कि जो क्रिया में जुड़े, कहाँ पर जुड़े, क्रिया के अंत में, यानी कि जो धातु है उसके अंत में जो जुड़े वो आपके क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो इनके बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए। जैसे प्रत्यय में आपने देखा
कि जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रकार है इसके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय धातु यानी कि मूल क्रिया पद के अंत में हम लगाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ में जोड़ दिया हमने आकू, आकू प्रत्यय है, आकू क्या है? प्रत्यय है। पढ़ में जोड़ दिया आकू तो हो गया। देखिए पढ़ यानी कि क्रिया है, धातु है ना, क्रिया में हमने आकू जोड़ा तो क्या हो गया? पढ़ाकू। लुट में एरा जोड़ा तो लूटना क्या है? क्रिया है ना, तो एरा जोड़ा हमने तो क्या हो गया? लुटेरा हो गया। क्या हो गया? लुटेरा हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद देखेंगे तद्धित प्रत्यय में क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगाते हैं, चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर विशेषण, इसके अंत में जो लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे टोपी बाला, तो टोपी और बाला को जोड़ दिया हमने, क्या हो गया? टोपी बाला। जैसे हम में लगा दिया आरा तो क्या हो गया? हमारा। ठीक है। अब कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं आई, आहट, अनी, पन, वट, ना। जैसे हम इन्हीं से बनाना चाहें, जैसे आई से बना दीजिए, जैसे पढ़ाई, आई से क्या बना दीजिए? जैसे पढ़ाई हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा, इत्यादि हो जाएंगे। जैसे पढ़ाई, लिखाई और आपकी छनाई, पिटाई, ये सब किसमें आ जाएंगे? आई। ठीक है। इसका जैसे आहट है, क्या है? आहट। जैसे घबराहट, क्या हो जाएगा? घबराहट। तो ये सब बाद में जुड़ना है। आहट कहाँ आना चाहिए? बाद में। आई कहाँ आना चाहिए? बाद में। जैसे अनीय, जैसे पठनीय, ठीक है, गमनीय, ठीक, स्थानीय। तो इसके बाद जैसे पन लिखा है, जैसे बचपन, ठीक है ना, लड़कपन, वृद्धापन। इसी तरह से वट जोड़ना है, जैसे लिखावट, सजावट, दिखावट। इसी तरह से ना जोड़ना है। ठीक। तो इस तरह से आपकी एक नहीं कई प्रत्यय होंगे, लेकिन प्रत्यय जोड़ना कहाँ है? नीचे जोड़ना होता है बेटा। कहाँ जोड़ना है? नीचे जोड़ना है। चलिए एक छोटी सी क्लिप ले लीजिए और उसके बाद अगला वीडियो चलते हैं। चलिए, तो आपने देखा, अभी तक आपने पढ़ा केवल शब्द रचना के अंतर्गत। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है उपसर्ग और प्रत्यय। एक मोटी सी नजर डाल लें। उपसर्ग का तात्पर्य होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने परा उपसर्ग लिया, अभी आपने वीडियो में देखा है, तो परा उपसर्ग लिया, उसमें आपने देखा, और जैसे पराधीन शब्द बना गया, पराक्रम बन गया। ठीक है। इसी तरह से बहुत से उपसर्ग होंगे। इसके बाद संस्कृत के कुछ उपसर्ग, जैसे संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। कितनी है? 22। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। उसके बाद उनके नाम भी मैंने आपको बताए, इनको नोट कर लेना और पढ़ लेना। इसके बाद हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। कहीं कहीं मतभेद है कि उसमें क्या होता है कि 12 मान लिया गया, एक सू का सा और कू का, कुछ विद्वानों के अनुसार, लेकिन नहीं, विवादास्पद है। 10 आपके हैं तो 10 ही है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको उर्दू जो है उसके भी उपसर्ग बताए। उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 आपके उपसर्ग हैं उर्दू में, और जो उर्दू के उपसर्ग हैं वह सभी जो हैं अरबी और फारसी भाषा से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। और इसके बाद आता है प्रत्यय। तो प्रत्यय की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आपको याद रखना है कि जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? कृत प्रत्यय का तात्पर्य है बेटा कि जो क्रिया के अंत में जोड़े जाएं, धातु जो होती है, अंग्रेजी में बोले तो वर्ब जो होती है, उसके अंत में जो जोड़ा जाता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कुछ प्रमुख प्रत्ययों को भी मैंने बतलाया, उनसे शब्द भी बनवाया आपसे। ठीक है। तो इस तरह से आज का टॉपिक बस इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।